हाय। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप कैसे हो? बढ़िया। और आपकी प्रिपरेशन वो भी आई होप बढ़िया होंगी। ठीक है। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस आप सेशन के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। क्यों लास्ट तक बने रहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके। किस तरह से इम्पोर्टेंट होगा? जो हमारे आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है वो? पॉलिटी का है। पॉलिटी पॉलिटी का कौन सा टॉपिक होगा? दैट इज प्रेसिडेंट साहब। PRESIDENT। प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ही क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो NDA और CDS के जो एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? प्रेसिडेंट जी के बारे में। तो आज हम बहुत ज़्यादा इसके मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रेसिडेंट के बारे में जानने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम चलते हैं अपने इस सेशन के साथ। तो सेशन क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट जी के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्या होता है? एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। ठीक है। ये भारत का एक संवैधानिक पोस्ट है। ठीक है। कौन सा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है? हमारे जो आर्टिकल नंबर 52 है उसमें हमारे प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया। कौन से? आर्टिकल नंबर 52। ठीक है। इसको हम लिखते जाते हैं, आप इसको याद करते जाना। ठीक है। 52 नंबर आर्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? इसी तरह से। ठीक है। तो ये 52 नंबर इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है? 52 के अंदर लिखा क्या गया हमारे प्रेसिडेंट के बारे में? ये क्या? हमारा जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। कौन? प्रेसिडेंट जी हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। और क्या ये हमारे इंडियन स्टेट के हेड होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट जी। हमारे जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो भारत के इंडियन स्टेट्स का हेड होता है। ये स्टेट्स का डेफिनेशन आपको पिछले आर्टिकल में पढ़ा होगा। स्टेट क्या होता है वैसे यहाँ पर हम जान भी लेते हैं। ठीक है। तो हम जानेंगे क्या स्टेट का डेफिनेशन। ठीक है। स्टेट क्या होता है? स्टेट स्टेट मतलब केवल राज्य नहीं होता हिंदी में। स्टेट स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं होता। ठीक है। हिंदी वाले, राज्य नहीं होता स्टेट का मतलब। स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट। ठीक है। कोई भी संस्था। ठीक है। आई होप हिंदी अच्छा है। तो कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टेट के अंदर आते हैं। अगर जैसे एग्जांपल के थ्रू हम जानना चाहें, जैसे जैसे म्यूनसिपाल्टी है भारत में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना। म्यूनसिपल म्यूनसिपल ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख रहा हूँ। ठीक है। म्यूनसिपल यानी जो म्यूनसिपलिटी होती है, हमारी जो नगर पालिका होती है, वो भी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट ही कहेंगे। ठीक है। और जैसे स्कूल में स्कूल होता है, स्कूल भी क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये भी क्या है? एक स्टेट है। ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ द पीपुल, यानी कि ग्रुप ऑफ द पीपुल क्या होता है? ग्रुप ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके हर कई सारे वर्ड के मतलब अलग अलग हो जाता है। जो हम नॉर्मल अपनी लाइफ से रिलेट करके जानते हैं स्टेट का मतलब, वो नहीं होता। ठीक है। वो भी होता है, बस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है। जैसे म्यूनसिपालिटी एक ग्रुप क्या है? पीपुल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल है। स्कूल भी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपुल है। तो हम क्या कहेंगे? इसको स्टेट कहेंगे। ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो तो आप जानते हैं अगले उसके चीज़ें। ठीक है। तो ये हमें क्या होता है? ये हेड होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट जी। हमारे जो पापा जी है, पापा जी तो हाँ चलो पापा जी है। ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या है? पापा जी। तो पापा जी क्या है? हेड होते हैं। हमारे जो फैमिली के हेड कौन से होते हैं? पापा जी। उसी तरह से हमारे कंट्री के हेड कौन से होते हैं? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। और ये क्या होते हैं? प्रेसिडेंट साहब हमारे सिंबल होते हैं। किस चीज़ के? किस चीज़ के सिंबल होते हैं? सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सोलिडारिटी। ठीक है। यूनिटी यानी कि हमारी एकता का, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता का। ठीक है। और सोलिडारिटी मतलब हमारे जो एकजुटता होती है ना उसकी। ये हमारे
क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। कौन से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सोल्डारिटी। सोल्डारिटी कौन सा वर्ड से बना है, इंग्लिश के सोल्डर वर्ड से। सोल्डर मतलब क्या होता है, सैनिक, यानी कि इस तरह से रक्षा वाले करने वाले हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोटेक्शन है, यानी कि ये समझ सकते हो ऐसा, ठीक है। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब की क्वालिफिकेशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन की गई, आर्टिकल नंबर 58, इसको भी लिख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 58 इज मोस्ट 58, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग खराब है यहाँ पर, बट यू कैन मैनेज, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, हमारा 50 आर्टिकल नंबर 58 में मेंशन किया गया है, किसकी क्वालिफिकेशन की, प्रेसिडेंट साहब के। तो ये क्या होने चाहिए, भारत के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि भारत के सिटीजन। ये सिटीजन का होने का मतलब ये नहीं कि भारत में पैदा हुए, भारत में जैसे आपने जो अभी ये कुछ दिन पहले चला था, क्या था, जो हमारे सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, इसके बारे में कहा गया है कि जो ये चीज़ें कि जो इतना टाइम से पहले आए वो भी भारत के नागरिक है। तो जरूरी नहीं कि भारत में पैदा हुए तभी वो भारत के सिटीजन कहे जाएंगे, ठीक है। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कौन से, भारत के प्रेसिडेंट। अगर कोई भी भारत का प्रेसिडेंट बनता है तो उसकी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, 35 ईयर की एज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 25 या 20 ईयर्स के लड़के को बना दो प्रेसिडेंट, फिर तो वो देश को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो ये होते हैं, तो ये 35 ईयर की मिनिमम एज होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल मतलब लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपुल। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा इज ए लोअर हाउस, जानते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा का कौन कौन से नाम से जाना जाता है, यानी हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल यानी कि लोगों के घर, ठीक है। और ये क्या होता है, लोकसभा। लोकसभा क्या हाउस ऑफ द पीपुल होते हैं, और क्या उसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस। इसको क्या कहा जाता है, ये क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है, अभी डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि इसको हम भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग होता है हमेशा जब भी 5 ईयर का टेन्योर पूरा होता है कोई भी पार्टी का, तो क्या होता है, ये हमेशा डिजॉल्व होता है। लेकिन राज्यसभा क्या होता है, हमारा अपर हाउस है, ठीक है। ये लोअर हाउस है, ये हमारा अपर हाउस है। ये अपर हाउस क्यों है, क्योंकि ये कभी डिजॉल्व भी नहीं होता, ठीक है। कौन, ये हम जो हमारा राज्यसभा है वो कभी डिजॉल्व नहीं होता, जो हमारा राज्यसभा है वो कभी डिजॉल्व नहीं होता, इसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और इसको फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, कौन सा, राज्यसभा हमारा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपने जान लिया, तो और जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्या होना चाहिए, ये हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि उसको जो इलेक्शन होता है, यानी कि मेंबर, यानी कि क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, यानी जो हमारे लोकसभा को उसकी वहाँ से उनको मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन पाएंगे, ठीक है। तो और क्या है, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, हाँ, इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में मेंशन, अब इलेक्शन के बारे में जानते हैं, इतना चीज़ें। तो क्वालिफिकेशन इज द मिनिमम, कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, अगर आप 35 ईयर की एज में हो तो बन सकते हैं। अभी तो नहीं होगी, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहाँ से हो जाएंगे, बट फ्यूचर में आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं, चलो आगे जानते हैं। अब क्या होना चाहिए इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54 में, इसको भी लिख लेते हैं। 54 में हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसको मेंशन किया गया है। तो जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कोई कॉलेज नहीं है, मतलब वो ग्रुप है, यानी कौन कौन से मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से, बोथ हाउसेस के क्या कहते हैं, मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसका मेन पॉइंट क्या होता है, इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से, इलेक्टेड वाले, इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कौन से, नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओके। तो इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहाँ कहाँ से, बोथ हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के क्या होंगे चाहिए,
इलेक्टेड मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा स्टेट की जो विधानसभाएं हैं उसके जो इलेक्टेड मेंबर वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और क्या होता है, जो हमारा आर्टिकल ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, उसमें क्या कहा गया था, जो इलेक्टेड मेंबर यूटीज के हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, क्योंकि भारत क्या है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हर पार्ट, हर जो वर्ग है उसका रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली किसके, यूटीज की, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे यूटीज हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसके भी क्या होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में, ठीक है। तो इतना चीज़ आपने जान लिया, तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर चैलेंज ओनली द सुप्रीम कोर्ट नॉट इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जैसे जो भारत आज जो भी इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन। जो हमारा ईसी है, इलेक्शन कमीशन, वो कंडक्ट कराता है भारत के जो सारे इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराने का काम कौन सा करता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है। आप इसको बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन से इलेक्शन कमीशन को हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसका हम आगे का हिंट, आगे का 3 है और बाकी के 2 डिजिट आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे का हम 3 बता दिए, जैसे अगर हम बता दें जैसे 320 है तो आप इस 2 डिजिट को फिल करेंगे, तो हमने 3 बता दिया और बाकी के 2 डिजिट आप फिल करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल के बारे में। तो क्या होगा, जो भारत का कोई भी डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिजॉल्व करने का काम कौन सा करेगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, नो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बट ये क्या करेगा, इसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम नहीं करेगा, कौन सा करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो कोई बड़ी संस्था ही डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और हमारा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन सा वोटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए बिकॉज दैट इज हैवी वर्ड, नॉट हैवी बट दिस इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड, ओके। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इतना हो गया। अब हम जानेंगे ओथ, यानी कि सब कुछ तो हमने जान लिया प्रेसिडेंट, अब इसको शपथ कौन दिलाएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, पापा जी हैं, उनको शपथ दिलाने का काम कौन सा करेगा। तो आपने ये जाना होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कौन सा, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज क्या करेगा, हमें नहीं, प्रेसिडेंट साहब को ओथ दिलाएगा, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 60, इसको भी लिख देते हैं, आर्टिकल नंबर 60 इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये चीज़ें हैं। और हमारा जो प्रेसिडेंट साहब का टेन्योर कितना होता है, टर्म कितना होता है, 5 ईयर का, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 5 ईयर का। तो बहुत, यह कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 56, इसको भी लिख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 56 में मेंशन है, ठीक है। और रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे इसको जान लेते हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब को रेजिग्नेशन देना है तो किसको कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तब किसको देंगे, प्रेसिडेंट साहब को। ये दोनों आपस में करते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। ये दोनों आपस में करते हैं। और भारत के इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन सा, धनखड़ जी, ठीक है। इसको कम बता दिए, धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कहाँ गया, वेयर इज, हाँ, सो रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देंगे। ऐसा मन हुआ कि अब मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, तब ये देंगे किसको, रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट जी को, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को। और क्या कहते हैं, जब आर्टिकल 57 क्या कहता है इनको, अगर बाय द चांस हमारे राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया गया, यानी कि महाभियोग ला दिया गया, तो ये फिर भी एलिजिबल होते हैं, फिर भी ये प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। यह कौन सा आर्टिकल मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 57। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अब ये सब तो ठीक है, ओथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस उससे भी
ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, कभी हुआ नहीं वैसे भारत के जो इतिहास है अब तक के, भारत के राष्ट्रपति को कभी इम्पीच नहीं किया गया है, यानी कि महाभियोग नहीं लाया गया भारत को राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, इम्पीचमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 61 इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखो, इम्पीचमेंट हम कब ला सकते हैं, महाभियोग हम कब ला सकते हैं संसद के। हाँ, इसको अच्छी तरह से हम कवर करते हैं एक बार, फिर हम पॉइंट को पढ़ लेंगे अच्छे से होगा। तो हम इम्पीचमेंट हम कब ला सकते हैं, कौन से ग्राउंड पर हम लाएंगे, जब क्या होगा, वायलेशन होगा, वायलेशन ऑफ किसका, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन, यानी कि एक ही ग्राउंड पर हम इम्पीचमेंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ हम महाभियोग ला सकते हैं। कौन सा ग्राउंड होगा, कौन सा, वायलेशन, यानी कि जो हमारा संविधान के साथ वायलेट किया गया, यानी कि संविधान को ना माना गया वहाँ पर, तब हम इम्पीचमेंट ला सकते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ। ठीक है, जब हम इम्पीचमेंट लाएंगे तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दे देंगे कि भाई आपके खिलाफ हम इम्पीचमेंट ला रहे हैं, आपको हटाने का प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ मेरे खिलाफ अभी इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, बचाव के लिए कुछ काम करेंगे, इसलिए इनको 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है कि भाई आपको अब हटना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 डेज का नोटिस दे दिया गया जाता है पहले। और क्या किया जाता है, ये इम्पीचमेंट कहाँ से शुरू किया जाता है, हम कोई भी एनी हाउस से हम शुरू कर सकते हैं, एनी हाउस, कोई भी हम बोथ हाउसेज में से किसी भी, यानी कि लोकसभा से शुरू करना चाहते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से शुरू करना चाहते हैं राज्यसभा के हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब कहाँ, जैसे मान लेते हैं हम लोकसभा से हमने शुरू किया, तो लोकसभा में क्या होना चाहिए, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो हमारी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसका क्या होना चाहिए, 2/3 मेंबर वहाँ पर एग्री होने चाहिए, तभी हम ये जो ये रेजोल्यूशन है वो पास होगा। ठीक है, कौन सा रेजोल्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो 2/3 स्पेशल 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 मेजोरिटी के साथ इसको पास करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी को। जब ये लोकसभा से पास हो गया, मान लेते हैं कोई राज्यसभा से, दोनों में से कोई भी हम हाउस से शुरू कर सकते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अगर मान लेते हैं लोकसभा से हमने पास कर दिया, तब क्या होगा, अब इसको हम राज्यसभा में भेजेंगे, राज्यसभा में रेजोल्यूशन को भेजा जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा क्या कि जो हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा वो जब राज्यसभा में पहुंचेगा, तो राज्यसभा में क्या, एक कमेटी बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। वो क्या करेगी, जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए हैं किस तरह से वो वायलेशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके लिए क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये बात सच है कि नहीं। अगर ये बात सच निकली और राज्यसभा से भी हमें 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, तब क्या होगा, अब राष्ट्रपति को हटना ही पड़ेगा, बेचारे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, एक बार हमें लोकसभा या राज्यसभा दोनों से हम शुरू कर सकते हैं। तो लोकसभा में क्या करें, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास भी होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच करने का। लेकिन अभी तक सबसे अच्छी बात क्या थी इसमें, भारत में अभी कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसको इम्पीच किया गया है, वैसे ही नौबत नहीं है ये अभी। ठीक है, बट लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ग्राउंड क्या होगा, जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इम्पीचमेंट में। उसमें क्या था, जो हम जो भारत के इलेक्शन में, सॉरी, भारत जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर करते थे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, जो भारत का राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होगा, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या, और कौन सा मेंबर पार्ट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटीज, यानी कि जो हमारी विधानसभा है स्टेट और यूटीज की, उसके कौन से इलेक्टेड मेंबर तो पार्टिसिपेट करते हैं।
तो इसको भी हम जान लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। कौन कौन से? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब दोनों लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस। और कौन से? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि कहाँ के? स्टेट के और यूटीज़ के, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं याद रखेंगे तो आप अपने सपने को भी भूल जाइए। ओके, सो दैट इज़ थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज़ें पर। तो इतना चीज़ें आपने जान लिया होगा। तो और क्या चीज़ें? ये किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जाता है, 14 डेज का हम नोटिस दे देंगे। और क्या? रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय 2/3 टोटल स्ट्रेंथ, हाँ टोटल स्ट्रेंथ का होना चाहिए। कोई भी जो भी हाउस होगा उसके टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। बस ये नेक्स्ट। और सेकंड हाउस से भी पास होना चाहिए। सेकंड हाउस मतलब कोई भी जगह, लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा से भी उतना ही पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ। तो ये चीज़ें हैं। और कि इम्पीचमेंट, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? दैट इज़ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने इसको लिया है। हमने इसके जो भी प्रोसेस है इसको हमने अडॉप्ट किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलो अच्छा है, याद रहनी चाहिए। तो इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। अब इतना चीज़ें तो ख़त्म हो गया। अब हम वीटो पावर के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? दैट इज आर्टिकल 111, आर्टिकल नंबर 111 यानी 111। तो वीटो पावर 3 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है? फर्स्ट वीटो है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या क्या आता है? जो भी रेजोल्यूशन भारत के पास, जो भी बिल भारत के प्रेसिडेंट के पास आया है तो अपने इस वीटो का यूज करते हुए उन्हें क्या करते हैं? डायरेक्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी जो भी बिल लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट साहब के पास आया है तो क्या कर सकते हैं? अपने इस वीटो का यूज करते हुए वो क्या कर सकते हैं? इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इतने इनके पास पावर है, ठीक है। तो जब इस पावर का यूज करेंगे तो क्या होगा? वो उनका एब्सोल्यूट वीटो होगा, ठीक है। वो डायरेक्ट यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो, उसमें क्या करेंगे राष्ट्रपति जी? सस्पेंसिव वीटो में क्या करेंगे? वो रिटर्न करेंगे, फिर से रिटर्न करेंगे किस चीज़ के लिए? फॉर द रिकंसिडरेशन, यानी कि फिर से उस पर विचार करने के लिए। उनको मान लेते हैं कोई पॉइंट उनका अच्छा नहीं लगा, कोई बिल आया उनके पास साइन करने के लिए, यानी कि बिल को एक्ट बनाने के लिए उनके पास आया कि साइन कर दीजिए, इसको एक्ट बनाना है, ठीक है। तो उनको लगा कि ये इसमें कुछ पॉइंट गलत है, सही नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर से उनको भेजेंगे हाउसेज में कि इसको फिर से रिकंसिडर किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर रिकंसिडरेशन होता है तो ठीक है। अगर रिकंसिडरेशन के बाद अगर उसमें कोई भी चेंजेस भी नहीं होते तो फिर राष्ट्रपति के पास आए, तब क्या होता है? आप राष्ट्रपति बाउंड होंगे, अब उनको साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि दोबारा आया वही चीज़ें बिना चेंजेस के साथ। तो क्या अगर इस वीटो का यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो होता है, यानी कि रिटर्न करेंगे फॉर द रिकंसिडरेशन। और क्या होता है थर्ड? दैट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है कौन सा? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो इंटरेस्टिंग क्यों? बिकॉज इसमें क्या करेंगे? ये एक्सेप्ट कर लेंगे या तो रिजेक्ट कर लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, ना इधर एक्सेप्ट ना ही रिजेक्ट, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेंगे, काम खत्म। कोई भी बोलता रहे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भारत के कुछ राष्ट्रपति के वीटो पावर को लेकर। तो वीटो पावर को जान लेते हैं। तो वीटो पावर कौन सा? पहला वाला एब्सोल्यूट वीटो, फिर दूसरा क्या है? सस्पेंसिव वीटो, और क्या है? पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या है? वो डायरेक्ट रिजेक्ट करते थे, रिजेक्ट। इसमें क्या करते थे? इसको भेजते थे फिर से रिकंसिडरेशन, यानी कि विचार के लिए भेज रहे हैं, यानी कि रिटर्न करते हैं, यानी रिटर्न कर देंगे। और पॉकेट वीटो में क्या कर? चुपचाप पॉकेट में रख लेंगे ठीक है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है।
ये कब तक पॉकेट में रख सकते हैं, यानी कि इसको बिना न साइन करेंगे, ना आगे बढ़ाएंगे, ना पीछे करेंगे। ये कब क्या हो, इन्फिनिटिव टाइम के लिए, यानी कि इन्फिनिट टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित काल के लिए भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब की 3 वीटो पावर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये 3 टाइप के वीटो हैं, याद रहेगा। एब्सोल्यूट वीटो, रिजेक्ट, सस्पेंसिव वीटो, रिटर्न करेंगे रिकंसिडरेशन के लिए, पॉकेट वीटो कर लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, काम खत्म। अब क्या करते हैं, अब इनके पास कुछ पावर है अपॉइंट करने के, किसको, ये कौन से चीज़ को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था हाई कोर्ट में, मुझे याद नहीं है, हाई कोर्ट में सॉरी नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था हाई कोर्ट से रिलेटेड कि हाई कोर्ट किस एग्जाम में, शायद एनडीए था कि सीरियस था, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन सा करता है, जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसको अपॉइंट करने के पास पावर किसके पास होती है, वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, और क्या होते हैं, इनके पास ये राइट है कि ये सीक एडवाइस सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज़ के रिलेटेड एडवाइस ले सकते हैं, कौन से, प्रेसिडेंट जी। तो ये कुछ पावर्स हैं उनके पास। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पार्डनिंग पावर। ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है। ठीक है, पार्डनिंग पावर कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 72, जो भारत के राष्ट्रपति के पार्डनिंग पावर है उसके बारे में ये मेंशन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्डनिंग पावर के बारे में, फर्स्ट इनके पास पार्डनिंग पावर क्या है, पार्डन करना, यानी कि कोई भी जो भी दोषी होगा, कोई भी जो गिल्टी होगा, कोई भी जो अपराध किया होगा, उसके पनिशमेंट को क्या क्या फुल टू माफ़ कर दिया जाएगा पार्डनिंग पावर के अंदर। ठीक है, इसमें फुल टू माफ़ कर दिया गया बेचारा। जैसे मान लो उसको फांसी होने वाली थी, फांसी के कई राष्ट्रपति के पास उसने कुछ लिखा, लेटर लिखा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब नहीं करूँगा ऐसा चीज़ें, तो क्या अगर इसको यूज़ करते हैं तो पार्डनिंग पावर है राष्ट्रपति की, यानी कि फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट। इसका मतलब कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन यानी कि लाइटर फॉर्म, जैसे मान लो उसको फांसी होना है, इसको हैंग किया जाने वाला था। ठीक है, हैंग्ड करने वाला था, एक बार जानते हैं इसको अच्छे से। फर्स्ट क्या है, पार्डन करना, पार्डन करना यानी कि फ्री कर देना, पूरी तरह से फ्री कर देना। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेशन क्या है, लाइटर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि जैसे उसको हैंग किया जाने वाला था, उसको क्या किया, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, यानी कि उसको जीवन भर की सज़ा दे दी गई, या उसके अलावा उसको और कम सज़ा, कम यानी 10 साल कर दिया गया, 20 साल कर दिया, यानी कम कर दिया गया उसको। कम्यूटेशन यानी कि इसमें नेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें जो सज़ा का नेचर है वो उसमें चेंज किया जा सकता है, किसमें, कम्यूटेशन में। ठीक है, ये आपके हैवी हैवी वर्ड है, इसको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर क्या है, रिमिशन। रिमिशन क्या है, रिड्यूस द पीरियड ऑफ द, जो अगर मान लेते किसी को 10 साल की सज़ा मिले, उसको 5 साल कर दिया गया, तो ये रिमिशन के अंदर आएगा। उसमें नेचर क्या होगा, सज़ा का जो नेचर होगा वो चेंज नहीं किया जाएगा। फोर्थ क्या है, रिस्पाइट, यानी कि रिड्यूस द, यानी फिजिकल कंडीशन के अंदर उसकी सज़ा को रिड्यूस कर देना। जैसे मान लेते कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो क्या होगा वहाँ पर, उसकी जो उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, तो 10 साल का जो पनिशमेंट था वो 5 साल कर दिया गया, 2 साल कर दिया गया, उसको चेंज किया गया, उसका जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से माफ़ नहीं किया गया, बस उसको रिड्यूस किया गया, किसके अंडर फिजिकल कंडीशन, यानी कोई डिसेबल है, कोई अंधा है, ये सब चीज़ें, अंधा हो गया जेल में जाने के बाद, चाहे कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वो लंगड़ा हो गया, तो फिजिकल कंडीशन के अंदर जब ऐसी चीज़ें होंगी तो उसको रिस्पाइट के अंदर प्रेसिडेंट उसको उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। और रिप्राइव क्या होता है, पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन यानी कि जैसे आज उसको फांसी होने वाली थी, तब रिप्राइव के अंदर उसको फांसी अब 10 की जगह 20 तारीख हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, पार्डनिंग पावर, तो इतना चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या है, ये लास्ट पेज है, इसके बाद आप जा सकते हो खाना खाने। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिक्लेयर एनी शेड्यूल्ड, यानी शेड्यूल्ड एरिया के
यानी कोई भी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसको हम शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। और क्या होता है, हेड ऑफ द कंटीजेंसी फंड, ये इमरजेंसी फंड, ये आर्टिकल कौन से मेंशन है, आर्टिकल नंबर 267, आर्टिकल नंबर 267। ये क्या होते हैं, भारत के जो कंटीजेंसी फंड है उसमें क्या होता है, ये हेड होते हैं, उसके रखवाले होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या, प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस द एनुअल फंड, यानी जो बजट होता है वो प्रेसिडेंट साहब ही पार्लियामेंट में पेश करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन किया गया। अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट हैज रिटर्न बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, अंडर आर्टिकल टू टेक इन्फॉर्मेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रेस ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा मेंशन है, यानी आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 78, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो कौन कौन सा आर्टिकल हमने आज पढ़ा, 267 कंटीजेंसी फंड के बारे में, यानी कि हेड है हमारे प्रेसिडेंट साहब इसके। ये इमरजेंसी फंड है, यानी कभी डिजास्टर आ गया, भारत के पास पैसा नहीं है तो क्या इस फंड से पैसे निकाल कर राष्ट्रपति देंगे, ठीक है। इसमें चलो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 267 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से मेंशन, राष्ट्रपति जी मेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, कौन सा आर्टिकल मेंशन है, 112 में। अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट है रिटर्न बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, यानी कि फिर से विचार करने के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं बिल को कोई भी। अंडर आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट हैज राइट टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से आप राष्ट्रपति के पास ऐसा राइट है कि पूछ सकते हैं देश में चल क्या रहा है, आप जो हमारी इंडिया की जनता कैसे रह रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट साहब, कौन सा आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 78, ठीक है। एक बार आर्टिकल को रिवीजन कर लेते हैं, पीछे वाला जो हमने आर्टिकल, हाँ आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, जो हमारा भारत का प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है, मैं भूल गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन के बारे में, प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन। ये क्या कहता है, जो हमारा इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। ये 60 क्या करता है, ओथ के बारे में। 57 क्या कहता है, 56 किधर गया, आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है, फिर भूल गया मैं भी, नहीं पढ़ रहा हूँ यार। हाँ आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है, वो इम्पीचमेंट के बाद हम एलिजिबल क्या होता है, राष्ट्रपति फिर भी एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 58 हो गया। फिर 61 क्या, इम्पीचमेंट। और 112 क्या होता है, 112, फिर 72 और 267 क्या है, कंटीजेंसी फंड है। 61 क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है। और 112 क्या है, 111 वेर इज 111, यानी कि वीटो पावर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीटो पावर इज 111, ठीक है। तीन, हाँ इसको इस तरह से 3 वीटो पावर है तो 1 2 3 इस तरह से 11 कुछ भी ट्रिक बनाकर आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपने बहुत चीज़ें जान लिया होगा इसके प्रेसिडेंट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत, चाहे थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ के शेयर करें। क्यों शेयर करोगे, क्योंकि उनको भी पढ़ाओ, क्योंकि उनको भी तो डिफेंस ज्वाइन करना है, बिकॉज डिफेंस इज डिफेंस, ओके। तो इसी तरह से पढ़ते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है, अप्रैल में एग्ज़ाम है तो आपको लगना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग, और पढ़ते रहो। सो बाय।